हेलो बच्चों, आज हम वॉल्यूम थर्ड लेकर आए हैं हाउ कैन यू सोल्व द प्रॉब्लम्स का सीरीज का। हमने 2 वीडियो अपलोड किया है अपने यूट्यूब चैनल पर और उसको आप लोगों ने अच्छा लाइक किया, सब्सक्राइब किया और शेयर भी किया है। इसके लिए फिर से एक बार आपको हम धन्यवाद देते हैं। ये थर्ड वीडियो में हमने क्या किया है कि हाउ कैन यू सोल्व द प्रॉब्लम्स का जो थर्ड सीरीज है उसमें मैंने हेडिंग दिया है कि सिमिलर प्रॉब्लम्स। फिजिक्स में बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जो एकदम सेम प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उसका कलेक्शन अगर हम कर लेते हैं तो कंपटीशन में काफी इजी हो जाएगा प्रॉब्लम बनाना। उसके बाद है सिमिलर फार्मूले। फार्मूले भी बहुत सारे सिमिलर होते हैं जो हम दिखाएंगे इसमें पूरा। और सेम आंसर, कभी कभी तो ऐसा होता है कि आंसर सेम होते हैं। तो आज हम कम से कम 50 प्रॉब्लम का एक कलेक्शन लाए हैं, 40 से 50 प्रॉब्लम का, जिसमें ये तीनों कंसेप्ट पर बेस्ड होगा। और इसी से मेरा स्टार्टिंग है ये वीडियो। तो सबसे पहला प्रॉब्लम, चलिए फर्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। और फर्स्ट का पेयरिंग लेंगे सेकंड, फिर थर्ड का पेयरिंग लेंगे फोर्थ, ऐसे करके प्रॉब्लम चलेगा। तो पहला प्रॉब्लम है कि एक पॉइंट मास है यहाँ रखा हुआ और एक यूनिफॉर्म रड है जिसका लेंथ हमको एल दिया हुआ है और इसका मास एम दिया हुआ है, और इस दोनों के बीच का जो गैपिंग है इंड का है, रड का एक इंड और पॉइंट मास वो ये है। हमसे पूछा गया है कि फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स, फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स, ये पूछा गया। अब इसी का सिमिलर दूसरा प्रॉब्लम है। देखिए हम 2 प्रॉब्लम एक साथ लेंगे जो कि एकदम वेरी सिमिलर है। अगर हम ग्रेविटेशन का ये प्रॉब्लम बना लेते हैं तो कहाँ जाकर हमको फायदा होगा। तो एक हम यहाँ ले रहे हैं पॉइंट चार्ज, एक यूनिफॉर्म रड, इसका लेंथ एल। देखिए हमने हेडिंग दिया है सिमिलर प्रॉब्लम, तो एकदम सेम प्रॉब्लम सेम टाइप का है कि यहाँ पर चार्ज क्यू है, ये हमारा ये डिस्टेंस है और हमसे यहाँ पूछा गया है फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इस वीडियो से आपको काफी फायदा होगा कि एक प्रॉब्लम अगर आप बनाते हैं तो दूसरा अपने आप बनता है। जैसे हम सॉल्यूशन एक का देंगे, दूसरा आपको खुद करना है और दूसरा प्रॉब्लम बहुत इजीली बन जाएंगे। तो जैसे सॉल्यूशन फर्स्ट है, हम जानते हैं कि फार्मूला जो ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला होता है वो केवल पॉइंट मास के लिए वैलिड होता है। यहाँ पर एक हमारा पॉइंट मास है और एक हमारा कॉन्फिगरेशनल बॉडी है, और इसको बनाने के रूल जो हैं वो हम आगे के वीडियो में बताएंगे कि हाउ कैन यू यूज द कंसेप्ट ऑफ कैलकुलस टू सोल्व द प्रॉब्लम। लेकिन यहाँ पर हमको बनाना है कि सबसे पहले एक स्ट्रिप लेंगे, तो एक छोटा सा स्ट्रिप लिए हैं dx, यहाँ से इसका डिस्टेंस लिए x। अब हमारा ये जो स्ट्रिप है बेहद लाइक के पॉइंट मास होगा, और पॉइंट मास के लिए फार्मूला हम डायरेक्ट लगाएंगे। तो फोर्स डीएफ इक्वल टू जो हो जाएंगे वो हो जाएगा माइनस जी मास ऑफ पॉइंट मास, तो एम मास ऑफ द स्ट्रिप जो कि एम बटा एल आई इंटू हो जाएगा डीएक्स, और डिवाइडेड बाई हो जाएंगे एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से एफ जब निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाई एल आई इंटीग्रेशन एक्स पावर माइनस 2 और डीएक्स। लिमिट कैसे लेंगे? तो लिमिट के लिए यहाँ देखिए कि यहाँ एक्स बराबर 0 है, यहाँ एक्स बराबर ए है, और यहाँ एक्स बराबर जो है ना वो हमारा ए प्लस एल है। इसका मतलब कि स्ट्रिप कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो ए से ए प्लस एल तक। तो लोअर लिमिट ए हो जाएगा, अपर लिमिट ए प्लस एल हो जाएंगे, और यहाँ से इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। देखिए आज के वीडियो में कंप्लीट सोल्यूशन तो नहीं जाएगा, हिंट आपको जाएगा। अगर आपको दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसको पूरा कर दिया जाएगा आगे के वीडियो में। तो हमारा कहना था कि एक प्रॉब्लम मैंने ग्रेविटेशन का लिया, ये हमने बना के दिखाया। अब अगर बच्चा को अगर 11th में ही है और अगर उससे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पूछ दिया जाएगा तो सेम स्टाइल में वो बच्चा बनाएगा। जैसे दूसरा का सोल्यूशन देखिए, कुछ नहीं करेगा, जैसे जैसे सीखा है वो वैसे वैसे यहाँ करेगा कि एक छोटा सा स्ट्रिप dx लेगा, यहाँ से डिस्टेंस x देगा। अब यहाँ dx निकालेगा कि df बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और q और फिर चार्ज ऑन द स्ट्रिप, तो ये हमारा हो जाएगा q बटा एल इंटू डी एक्स और डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। यहाँ भी उसको अगर फोर्स निकालना है तो बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q डिवाइडेड बाई एल इंटीग्रेशन एक्स पावर माइनस 2 डी एक्स। लिमिट अब उसको क्लियर है कि इस प्रॉब्लम से अगर सीखा है ग्रेविटेशन में तो इलेक्ट्रोस्टैट में उसको कोई दिक्कत नहीं है।
तो यहाँ से हो जाएगा ए से ए प्लस एल, और फिर यहाँ से सोल्यूशन निकाल लेगा। तो देखिए हम समझा रहे हैं कि हमने जो हेडिंग दिया है सिमिलर प्रॉब्लम, तो सिमिलर प्रॉब्लम्स मतलब होता है कि एक प्रॉब्लम बनाइए, दूसरा खुद बन जाना चाहिए, और इसी को मैंने इस फर्स्ट प्रॉब्लम और सेकंड प्रॉब्लम में दिखाया है। आइए थर्ड और फोर्थ का पेयर लें, जब भी चलेगा प्रॉब्लम तो पेयर में चलेगा। तो प्रॉब्लम थर्ड, इसमें क्या है कि एक हमारा बॉडी है जिसका मास m है, इसको दो पार्ट में बांट दिए गए हैं, एक स्मॉल m और एक m माइनस m, दोनों को r डिस्टेंस पर रख दिए गए। अब क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m द ग्रेविटेशनल फोर्स, the gravitational force between the parts will be maximum। देखिए एक क्वेश्चन मैंने ग्रेविटेशन से लिया है जिसमें एक बॉडी है जिसका मास कैपिटल एम दिया हुआ है, उसको दो पार्ट में बांटा गया है, एक स्मॉल एम और एक है कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम, दोनों को सर्टेन डिस्टेंस आर पर रख दिया गया, और सेटर हमसे जानना चाहता है कि स्मॉल एम का मान कितना हो ताकि ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द पार्ट्स जो है ना वो मैक्सिमम हो। चौथा प्रॉब्लम लेते हैं कि एक हमारा चार्ज है क्यू, इसको दो पार्ट में बांट दिए गए, तो ये हमारा क्यू है और ये क्यू माइनस क्यू है, और दोनों के बीच का गैपिंग आर है। अब फिर क्वेश्चन वही है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ क्यू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द पार्ट्स विल बी मैक्सिमम। देखिए हम यही कहना चाह रहे हैं कि बच्चा जब 11th में ही हो तो उसको 12th का भी पोर्शन क्लियरेंस में दिया जाता है कि ग्रेविटेशन का अगर ये क्वेश्चन बना लेता है तो ये क्वेश्चन खुद बन जाएंगे, और यही है हमारा सिमिलर प्रॉब्लम। अब देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए, मान लिया थर्ड का सॉल्यूशन देते हैं, तो फिर ये कैलकुलस का अप्रोच है कि सबसे पहले हम फोर्स का फार्मूला निकालेंगे। तो फोर्स जो हो जाएगा माइनस जी एम माइनस एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये फोर्स निकल गया। अब फोर्स को मैक्सिमम करने के लिए कैलकुलस का अप्रोच में हम, जो कि अगला वीडियो जस्ट आ रहा है कि कैलकुलस हाउ कैन यू यूज द कंसेप्ट ऑफ कैलकुलस इन द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स, तो ये बराबर माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर है। अब यहाँ लिखेंगे कि फॉर मैक्सिमम फोर्स, अगर फोर्स को मैक्सिमम करना है तो फोर्स को डिफ्रेंशिएट कीजिए विथ रेस्पेक्ट टू क्वेश्चन, यानी डिफ्रेंशिएट द कंडीशन विथ रेस्पेक्ट टू क्वेश्चन टू गेट द आंसर। तो हम यहाँ फोर्स को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू क्वेश्चन, यानी डी एफ बटा डी एम इक्वल टू 0, और यहाँ से डिफ्रेंशिएट करके निकालेंगे तो एम बराबर हो जाएगा m/2, यही हमारे आंसर हो जाएंगे। ये तीसरा नंबर जो कि बच्चा 11th का सीख रहा था, उसी वक्त 12th का अगर टीचर 12th का अगर क्वेश्चन हम बनाते तो चौथा का सॉल्यूशन में तो डायरेक्ट बच्चा आंसर बोलने लायक हो जाता है, टेक्निकली फिट होता है और हमसे भी आगे चलता है। हम जब बोलेंगे कि चौथा का आंसर क्या होगा बाबू, तो तुरंत बोलता है कि सर जैसे स्मॉल एम बराबर कैपिटल M/2 हो गया, तो यहाँ भी स्मॉल क्यू जो है ना कैपिटल Q/2 हो जाएंगे, और बहुत मेहनत नहीं, तो एकदम डायरेक्ट इसका आंसर लिख दे रहे हैं कि ये हो जाएगा Q/2। तो देखिए चार प्रॉब्लम्स जो कि सिमिलर नेचर का था, और दो का पेयर ले रहे हैं, इस बात का ध्यान रखना है। तो ये हमारा प्रॉब्लम नंबर 3 और 4 था। आइए 5 और 6 की ओर चलें। प्रॉब्लम नंबर 5, इस टाइप का आपको ढेरों सा प्रॉब्लम मिल जाएगा। अब जैसे मान लिया कि हम लेते हैं कि एक हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है, और इधर हमारा माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ प्लस क्यू चार्ज है, और इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो P1, जिसका डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव पर होता है, तो ये दिया हुआ है। दूसरा जो हमारा है, ये हमारा माइनस Q1 और ये हमारा प्लस Q1 है, और इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो P2 है, और ये हमको ऐसे दिया हुआ है। दोनों के बीच के गैपिंग जो है वो R है, और यहाँ से हमने
एक डायग्राम बना दिया कि दो इलेक्ट्रिक डाइपोल हैं जो कि सर्टेन डिस्टेंस r पर रखे हुए हैं, और स्टेटर ने पूछा है कि फाइंड द फोर्स बिटवीन द डाइपोल्स, बिटवीन द इलेक्ट्रिक डाइपोल्स। अब इसी का देखिए पेयर खोजिए। इसी का पेयर खोजने के लिए आगे बढ़िए कि एक प्रॉब्लम और लेते हैं 6 नंबर, और 6 नंबर में प्रॉब्लम है कि एक हमारा मैग्नेटिक डाइपोल है, इधर -m इधर +m, इधर हमारा m1 इसका डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और इधर हमारा एक है -m1 और +m1, और इसका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो हमारा m2 है, और ये इधर है। ये दोनों के बीच का गैपिंग जो है वो r है, और हमसे पूछा गया है कि फाइंड द फोर्स बिटवीन द मैग्नेटिक डाइपोल, द मैग्नेटिक डाइपोल। देखिए वहां पर था इलेक्ट्रिक डाइपोल, यहाँ पर है मैग्नेटिक डाइपोल। अब हर बच्चा जब इस क्वेश्चन को देखता है तो दोनों सिमिलर टाइप का नजर आता है, इसलिए हमने हेडिंग दिया है कि सिमिलर प्रॉब्लम। अब सिमिलर आंसर्स भी होंगे, कभी कभी सिमिलर फार्मूले भी लगेंगे। अब जैसे मान लिया अगर 5वां नंबर का हम सोल्यूशन दे दें तो छठा जो है ना वो खुद बन जाएगा। तो एक सोल्यूशन हम देते हैं और एक आपको देखना है खुद से। तो सोल्यूशन में आइए जो कि 5th नंबर का है। फोर्स कैसे निकलेगा? तो सबसे पहले इसके कारण यहाँ पर फील्ड निकालेंगे। तो सबसे पहले होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू P1 एट द पोजीशन ऑफ P2। अब देखो क्या है कि इसमें हमको फार्मूला याद रहना चाहिए। तो हमारा जो फील्ड होता है ये हमारा होता है, देखिए यहाँ पर हम एक पॉइंट ले रहे हैं कि ये +q है, तो इसके कारण फील्ड जो होंगे वो E+q इधर होंगे। इधर हमारा -q है तो इसके कारण E-q इधर होंगे। अब E वैल्यू जो होता है 1/r² होता है। तो ये चूंकि नजदीक है, इस जगह से ये नजदीक पॉइंट है, तो दूरी कम है तो फील्ड ज्यादा होंगे। इसका मतलब यहाँ से हो गया कि E+q जो है वो ग्रेटर देन E-q है। इसका मतलब नेट फील्ड की दिशा जो होगी वो इधर होगी। ये सब 12th के पोर्शन में क्लियर चाहिए। तो फील्ड हम ले रहे हैं, उसका फार्मूला भी चाहिए। तो ये हमारा था 1/4πε0 और 2P1/r3, और इसका डायरेक्शन इधर होंगे। ये फार्मूला कहाँ से आया है? तो एनी डाइपोल पोजीशन, मतलब एट एनी पोजीशन ड्यू टू डाइपोल, आप फील्ड का फार्मूला अगर याद रखते हैं तो ये फार्मूला भी याद रह जाएगा। अब इसके कारण यहाँ पर फील्ड निकला, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी कितना स्टोर हुआ जो हम निकालेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड बाई P2 कह रहे हैं कि उस डाइपोल के द्वारा जिसका डाइपोल मोमेंट P2 है। अब U का फार्मूला क्या होता है? तो U का फार्मूला होता है -P.E। अब देखिए -P.E, तो दोनों के बीच का एंगल चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है, P2 भी उधर ही है, इसका मतलब दोनों के बीच का एंगल जो है वो 0 डिग्री है। तो ये हो जाएगा P2, और ये का मान यही रख दीजिए। तो 1/4πε0 2P1 डिवाइडेड बाई हो जाएगा R3। फाइनली जो यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी निकलेगा वो हो जाएगा हमारा -1/4πε0 और 2P1P2 डिवाइडेड बाई R3। अब क्या हुआ कि फील्ड निकाल लिए, पोटेंशियल एनर्जी निकाल लिए, अब फोर्स निकालेंगे। तो नाउ F = हो जाएगा -du/dr। अब इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन स्केलर का स्मॉल प्रॉपर साइन के साथ होता है, जो हमने आगे वीडियो में लाएंगे कि यूज ऑफ स्केलर एंड वेक्टर। तो यहाँ पर माइनस लगा हुआ है और यहाँ पर माइनस ऑलरेडी है, तो प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/4πε0, जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर रहे हैं, और ये हो जाएगा 2P1P2, इधर हो जाएगा d/dr और r⁻⁻3। अब यहाँ से जब डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो फाइनल जो आंसर आ जाएगा ये बराबर हो जाएगा -1/4πε0
6p1p2 डिवाइडेड बाई हो जाएंगे, हाँ बटे आर क्यू यहाँ था, सॉरी, तो 2p1p2 इतना हो गया, बटे हो जाएगा r⁴, यही हमारा आंसर होंगे। अब देखिए फोर्स नेगेटिव में आया, इसका मतलब अट्रैक्टिव होंगे। तो फिर से एक बार बच्चों कि दो डायपोल हमारा रखा हुआ था, दोनों के बीच में फोर्स अगर हमसे पूछा गया था तो सबसे पहले एक डायपोल के कारण फील्ड निकालना था, दूसरे डायपोल में जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ उसको निकालना था, और जो पोटेंशियल एनर्जी आया उसको एक बार डिफ्रेंशिएट करना था, यहाँ से रिजल्ट था। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन। अब अगर 6 का कोई पूछ दे तो बच्चा डायरेक्ट बोलता है। देखिए यही चीज समझाना चाह रहे हैं कि सिमिलर प्रॉब्लम से बहुत फायदा होता है। अगर एक आंसर मालूम है तो दूसरा आंसर लिखना बहुत आसान होता है। अब जैसे मान लिया 6 नंबर का सोल्यूशन है तो बच्चा बहुत स्मार्ट होता है, पहले से बोलना शुरू कर देगा कि सर हम आंसर लिखवाते हैं, आप लिखिए कि ये बराबर हो जाएगा, माइनस साइन रहेंगे, 1/4πε0 का मान μ0/4π से रिप्लेस हो जाएंगे, ये हो जाएगा μ0/4π। 6p1p2 है, वहां 6m1m2 हो जाएंगे और डिवाइडेड बाई हो जाएगा r⁴। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको काफी फायदा होगा कि एक प्रॉब्लम सीखिए दूसरा अपने आप बनेगा। ये था हमारा 5वां और 6ठा का सीरीज। आगे बढ़ते रहिए, हमको 40 से 50 प्रॉब्लम लगातार ऐसा करना है जो सिमिलर हो। प्रॉब्लम नंबर 7, एक रिंग है। देखिए एक रिंग ले रहे हैं, रिंग का रेडियस हमको आर दिया हुआ है और यहाँ से एक डिस्टेंस पर एक पॉइंट मास रखा हुआ है जो कि एम है और इसका मास कैपिटल है। अब क्वेश्चन सेटर इसमें हमको 2-3 क्वेश्चन पूछा है। पहले पूछा है पहला क्वेश्चन में कि फाइंड ग्रेविटेशनल फोर्स, फाइंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन कैपिटल एम एंड स्मॉल एम। बी नंबर में पूछा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, for what value of x the force will be maximum। मतलब x का कितना मान होता है कि फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन रिंग एंड पॉइंट मास जो हो वो मैक्सिमम हो जाए। और थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है इफ r much greater than x then find the time period of mass m। देखिए एक ग्रेविटेशन का क्वेश्चन था जो कि एक रिंग है जिसका मास कैपिटल एम दिया हुआ है, रेडियस आर दिया हुआ है, इसके एक्सिस पर एक्स डिस्टेंस पर एक स्मॉल एम रखा हुआ है और 3 क्वेश्चन किए गए। सेम चलिए सेम पेयर इसका लीजिए। एक हमारा रिंग है जिसका रेडियस हमको आर दिया हुआ है, इस पर चार्ज क्यू दिया हुआ है और यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर एक हमारा पॉइंट मास है जिसका चार्ज क्यू है, मास एम है और ये रिंग ही है। फिर क्वेश्चन वही है कि फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन कैपिटल क्यू जो कि रिंग पर चार्ज है एंड स्मॉल क्यू। दूसरा में फिर क्वेश्चन है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स द फोर्स विल बी मैक्सिमम, द फोर्स विल बी मैक्सिमम। और सी नंबर में फिर रिपीट क्वेश्चन है कि इफ आर मच ग्रेटर देन एक्स देन फाइंड टाइम पीरियड ऑफ क्यू। बोर्ड पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए गौर से कि अगर एक प्रॉब्लम मेरे से बन जाता है 7वां नंबर तो 8वां अपने आप बनेंगे और 7वां नंबर में 3 प्रॉब्लम है, 8वां नंबर में 3 प्रॉब्लम है, मिलाकर टोटल मिलाकर 6 प्रॉब्लम है और इंडिया के हर कंपटीशन में आया हुआ है। तो कोई एक भी बनाएंगे तो मेरा प्रॉब्लम बनेगा। हम किसी एक प्रॉब्लम को ले रहे हैं, एक का सोल्यूशन दे दे रहे हैं और दूसरा खुद बनाना है आपको और बन जाएगा आसानी से। आंसर भी आप डायरेक्ट बोल सकते हैं
और सिमिलर प्रॉब्लम्स का रूल यही चल रहा है। तो सॉल्यूशन देखिए, हम इस बार 8वां नंबर का सॉल्यूशन दे रहे हैं, 7वां आपको खुद करना है। तो देखिए रिंग था, चार्ज Q है, रेडियस R है, पोजीशन X पर एक चार्ज Q स्मॉल मास m का रखा हुआ है। ध्यान रहे बार बार कि ये रिंग है। अभी दोनों के बीच में फोर्स निकालने के लिए हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो केवल पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड होते हैं, इसलिए यहाँ भी एक छोटा सा स्ट्रिप हमको चाहिए, और छोटा सा स्ट्रिप जो यहाँ ले रहे हैं, चूंकि रिंग है इसलिए डायरेक्ट चार्ज dq ले रहे हैं। अब ये दोनों के बीच में फोर्स निकालेंगे, तो ये दोनों के बीच में जब फोर्स निकालेंगे तो देखिए इसका डायरेक्शन हम इधर दे रहे हैं df। क्यों डायरेक्शन इधर दिए? क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइन सब फोर्स से डायरेक्शन रहता है अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, तो हमने अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज लिया जो कि df है, और ये थीटा एंगल है, ये हमारा अंडर रूट r स्क्वायर आप प्लस एक्स स्क्वायर है, और ये थीटा है। df का दो कंपोनेंट होंगे। अब एक कंपोनेंट जो हमारा इधर है वो हमारा है df cos थीटा, और एक कंपोनेंट जो इधर आएगा वो हो जाएगा df sin थीटा। लेकिन बच्चों एक बात यहाँ सोचना है कि चूंकि फिगर कंप्लीट है इसलिए सिमेट्रिकल पोजीशन जरूर देखना चाहिए। तो एक सिमेट्रिकल पोजीशन हम दिखा रहे हैं कि अगर ऊपर में स्ट्रिप नहीं होकर नीचे dq होता तो यहाँ से इसका जो डायरेक्शन df का होता वो हमारा इधर होता, ये एंगल थीटा होता, और यहाँ से क्या है ना कि इसका दो कंपोनेंट होते, तो इधर एक कंपोनेंट जो आता वो हमारा df sin थीटा आता। देखिए इक्वल और अपोजिट है, df sin थीटा कैंसिल कर देंगे। अब एक इधर जो आता वो df cos थीटा होता, इस पर भी बातें होगी। अब df sin थीटा जो कि सिमेट्री के कारण कैंसिल हो गया। अब हमको नेट फोर्स निकालना है, तो नेट फोर्स जब निकालने जाएंगे तो यहाँ भी थोड़ा मोड़ा कंफ्यूजन बच्चों के बीच में जरूर रहता है कि इंटीग्रेशन यहाँ हम करेंगे केवल df cos थीटा को, क्योंकि बच्चा सोचता है कि df sin थीटा कैंसिल हो गया तो df cos थीटा प्लस df cos थीटा टू df cos थीटा होना चाहिए। लेकिन बाबू ये अलजेब्रा नहीं है, ये कैलकुलस है, और वेरिएबल फंक्शन के लिए सीधे एडिशन नहीं होते। क्यों नहीं होते? बहुत छोटा वैल्यू है इसका। आप बहुत छोटा वैल्यू में बहुत छोटा वैल्यू जोड़िएगा तो छोटा वैल्यू ही रह जाएगा, और इंटीग्रेशन क्या है? एक समेशन ही है, इसलिए बार बार df cos थीटा प्लस df cos थीटा प्लस df cos थीटा, फिर यहाँ स्टेप लेते तो इसका लेते, फिर यहाँ स्टेप लेते तो उसका लेते, ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए इंटीग्रेशन df cos थीटा कर दिए। अब df के जगह पर बैठाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका चार्ज तो dq, ये चार्ज तो q, आप बटे r स्क्वायर, तो दोनों के बीच का गैपिंग, तो ये हो जाएगा हमारा r स्क्वायर आप प्लस हो जाएगा x स्क्वायर, और इधर हमारा cos थीटा है, तो cos थीटा का जो है वो हम वैल्यू देंगे, जो हो जाएगा बेस बाई हाइपोटेन्यूज अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। यहाँ से हम क्या करेंगे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और dq का इंटीग्रेशन q, तो ये हो जाएगा q और डिवाइडेड बाई हो जाएगा r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पर पावर 3/2। यही हमारा फोर्स का वैल्यू निकल जाएगा। तो यह हमारा ए पार्ट था। बी पार्ट में आइए कि बी पार्ट में क्या पूछा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स द फोर्स विल बी मैक्सिमम, तो एक बार डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर करना है। तो फॉर मैक्सिमम फोर्स df डिवाइडेड बाई dx इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमारा हो जाएगा d/dx, अब वेरिएबल फंक्शन को खाली ले रहे हैं तो x आइए r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पर पावर 3/2 इतना इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम डिफरेंशिएट करेंगे तो u/v का डिफरेंशिएशन है, यानी u का डिफरेंशिएशन तो 1 इंटू v, तो r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पर पावर 3/2 माइनस v का डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3/2 r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 3/2 माइनस 1 इंटू अंदर में जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन, तो इसका 0 हो जाएगा, x स्क्वायर का 2x और इंटू यू तो x रहेगा, और डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई यानी r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का होल क्यूब इतना इक्वल टू 0। अब यहाँ से जब सोल्व करेंगे तो हमारा x का आंसर आ जाएगा, और इसको आगे दिखा रहे हैं
अब देखिए यहाँ से आगे बढ़ाएंगे तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इतना पर पावर 3/2 आई इज इक्वल टू, ये 2 से ये 2 कट जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3x² और ये आया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर 1/2। अब यहाँ से ये पूरे कटेंगे तो ये कट जाएगा यहाँ से, देखिए 3/2 और -1/2 2/2 होता तो यहाँ पर बच जाएगा हमारा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और इधर ही पूरे कट जाएंगे तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 2x² बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर और यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा +-r/√2। बहुत वैल्यूएबल आंसर है, डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है कि दो बातों का ध्यान रखना है कि अगर सेटर ने केवल लैंग्वेज में क्वेश्चन दिया है तब हमारा दोनों आंसर हो जाएंगे, यानी एक +r/2 भी और -r/2 भी। लेकिन अगर सेटर ने जैसा हमने किया है, अगर फोटो बना दिया है तो देखिए राइट साइड में खाली हमारा पॉइंट मार्क रखा हुआ था 0.4, इसलिए यहाँ से केवल आंसर जो होंगे वो r/2 हो जाएंगे। फिर से एक बार सुन लीजिए कि अगर लैंग्वेज में क्वेश्चन दिया हुआ है तो आंसर में दोनों रहेगा प्लस माइनस, लेकिन फोटो बनाया हुआ है, हमने जो फोटो बनाया था वो ऐसे था एक इधर था, इसका मतलब पॉजिटिव साइड में था, तो मेरा आंसर केवल इतना हो जाएगा। देखिए ये था हमारा बी का सोल्यूशन। अब सी का सोल्यूशन देखिए। सी नंबर में आइए, चूंकि फोर्स जो हमको आया था वो आया था 1/4πε0 QQX डिवाइडेड बाई r² प्लस x² पर पावर 3/2। अब सेटर बोलता है कि इफ r मच ग्रेटर देन x, तो व्हेन r मच ग्रेटर देन x देन f इज इक्वल टू 1/4πε0 QQ और x रहेगा ऊपर में और नीचे में देखिए ये बहुत ज्यादा इससे बड़ा, इसलिए ये गायब हो जाएंगे और ये केवल बच जाएगा RQ। आपको मालूम है कि यदि f भैरेज x हो, यानी f भैरेज यदि x आ जाए तो बॉडी एसएचएम करेगा और एसएचएम का टाइम पीरियड निकालने के लिए रिस्टोरिंग फोर्स निकालना पड़ता है। अगर ये इसको रिस्टोरिंग फोर्स बनाना है तो यहाँ माइनस लगाना होगा, और अगर मान लिया वैल्यू केवल निकालना है टाइम पीरियड का तो यहाँ से इसको आप m⍵² x के बराबर कर दें। देखो बच्चों ध्यान रखना है कि अगर रिस्टोरिंग फोर्स में यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ भी फॉर्मूला में माइनस रहेंगे। हम खाली बस न्यूमेरिकली टाइम पीरियड निकालने के लिए ऐसे किए तो यहाँ से ओमेगा निकल जाएगा और यहाँ से ओमेगा को 2π/t कर देना है, जहाँ से t निकल जाएगा। तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने 8वां नंबर का दिया है, आप 7वां नंबर खुद बन जाएगा। अगर 7वां नंबर के बी में आंसर पूछा जाए कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स द ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी मैक्सिमम, तो आंसर सेम, आंसर रिमेन सेम कि x इक्वल टू हो जाएगा +-r/2 ही। तो ये चलो बच्चों, इतना करने के बाद अगला सीरीज में आइए, और अगला सीरीज में आपके स्मार्टनेस का चेकिंग हम करने जा रहे हैं। तो पेयर तो हम लेने जा रहे हैं प्रॉब्लम का, लेकिन आपके स्मार्टनेस का चेकिंग और कंसंट्रेशन थिंकिंग का चेकिंग। तो आइए प्रॉब्लम नंबर 9, 10 लेते हैं। प्रॉब्लम नंबर हमारा 9 और 10। 9 में हम जरा चेक करना चाहते हैं कि हम थोड़ा हिंट देंगे और खुद आपको सोचना है। अब जैसे मान लो एक कंटेनर है, इस कंटेनर में क्या है कि एच हाइट तक लिक्विड हमारा भरा हुआ है, लाइक की वाटर है, और कैपिटल एच हाइट तक है, तो कैपिटल एच हाइट तक ये लिक्विड भरा हुआ है। हम सर्टेन हाइट स्मॉल एच ले रहे हैं इसको, कि स्मॉल एच हाइट पर एक होल किए हैं जिससे वाटर का फ्लो बाहर आ गया और ये ग्राउंड को स्ट्राइक कर रहा है, मान लिया एक्स डिस्टेंस पर। अब सेटर हमसे क्वेश्चन पूछा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एच एक्स विल बी मैक्सिमम। और एक और प्रॉब्लम ले रहे हैं 10वां नंबर, कि एक हमारा इंक्लाइंड प्लेन है, ये इंक्लाइंड प्लेन है जिसका हाइट हमको स्मॉल एच दिया हुआ है। एक बॉल यहाँ है जिसको 0 वेलोसिटी से u बराबर 0 कैपिटल एच हाइट से हमने रिलीज कर दिया है। ये यहाँ आता है, इसको स्ट्राइक करता है, और स्ट्राइक करने के बाद इट वेलोसिटी बिकम्स हॉरिजॉन्टल।
तो ये भी हो गया और इसका पाथ जो है ऐसे पार्बोलिक हो गया। अब सेटर हमसे पूछता है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एच, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एच द टाइम टेकन बाय बॉल to reach on the ground will be minimum। देखिए हम आपके स्मार्टनेस के चेकिंग के लिए दिए हैं, थोड़ा सा हिंट देंगे आपको, आंसर अपने से बोल देना चाहिए कि एक कंटेनर है जिसमें हाइट एच है, जो 9 नंबर प्रॉब्लम में मैंने लिया। स्मॉल एच हाइट पर हमने एक होल किया है, वहां से वाटर कम आउट होता है और एक्स डिस्टेंस पर जाकर स्ट्राइक करता है। सेटर पूछता है कि स्मॉल एच का मान कितना होना चाहिए ताकि एक्स विल बी मैक्सिमम। यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि स्मॉल एच हाइट है, कैपिटल एच से बड़ी को रिलीज किया गया, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी गेन किया, पैराबोलिक पाथ गेन किया, और आपसे पूछता है कि बॉल को मिनिमम टाइम में ग्राउंड तक पहुंचने के लिए हमारा स्मॉल एच का मान कितना होना चाहिए। देखिए इसका पेयरिंग पिछले 2 प्रॉब्लम से आप कर सकते हैं कि एम मास लिए थे, स्मॉल एम कैपिटल एम में डाले थे, स्मॉल एम माइनस एम आर डिस्टेंस पर रखे थे, चार्ज क्यू लिए थे, इधर क्यू था, इधर क्यू माइनस क्यू था, और ये डिस्टेंस था। आपने इसमें आंसर क्या देखा था कि इसमें आंसर m बराबर होता है f/2। इसमें आंसर आपने क्या देखा था कि q बराबर होता है q/2। अब देखो बच्चा को एक आदत लग गई कि सर इसमें आधा आंसर, इसमें जब जब दो डाटा का दे रहे हैं तो आधा आंसर हो रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों में भी वही होगा। तो राइट थिंकिंग है कि यहाँ पर जो आंसर होंगे वो h बराबर h/2 हो जाएंगे, यहाँ भी आंसर जो होंगे h/2 हो जाएगा। अब देखिए पूरा सीरीज एक तैयार हो गया 4 प्रॉब्लम का। चारों प्रॉब्लम का एक साथ आंसर याद रखेंगे कि अगर मास को बांटने का कोशिश किया, फोर्स मैक्सिमम पूछा तो m बराबर कैपिटल M/2, अगर चार्ज को बांटने का कोशिश किया, चार्ज पूछा हमको मैक्सिमम फोर्स के लिए तो Q/2, अगर हमारा ये आया कंटेनर वाला प्रॉब्लम तो h/2, यहाँ से यदि आया तो h बराबर कैपिटल H/2। इसी प्रकार एक वीडियो मेरा आएगा कि टाइम पीरियड इन द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स, जिसमें जितना टाइम पीरियड होगा सब निकालेंगे। तो एक प्रॉब्लम का सेट जा रहा है और इस प्रॉब्लम के सेट में अब इसका सॉल्यूशन अपने से करने का कोशिश कीजिएगा, इसका भी सॉल्यूशन अपने से करने का कोशिश कीजिएगा। आइए प्रॉब्लम नंबर 10 और 11 और 12 लेते हैं। प्रॉब्लम नंबर 11। अब प्रॉब्लम नंबर 11 जिसका भी हम हिंट देंगे तो उसी सीरीज में ये भी था। अब हमारा क्या था कि एक डायपोल हम ऐसे ले रहे हैं कि ये हमारा माइनस क्यू है और ये हमारा प्लस क्यू है, इधर इसका डायपोल मोमेंट P1 हमारा इधर है, और एक दूसरा डायपोल ले रहे हैं जो कि यहाँ माइनस Q1, यहाँ हमारा प्लस Q1 है, और इसका डायपोल मोमेंट जो है वो हमारा P2 इधर है, और दोनों के बीच का गैपिंग R है। अब हमसे सेटर पूछा है कि फाइंड द फोर्स बिटवीन देम। 11 नंबर है। 12 नंबर प्रॉब्लम एकदम सेम होंगे, इधर हमारा माइनस M है, इधर हमारा प्लस M है, एक दूसरा डायपोल है माइनस M1 और इधर हमारा प्लस M1, ये हमारा M2 इधर है और ये हमारा M1 इधर है, दोनों का बीच का गैपिंग R है। फिर हमसे सेटर पूछा है कि F का मान कितना होगा। देखिए अब कीजिए कि अभी अभी प्रीवियस प्रॉब्लम में हमने डाला था कि डायपोल हमारा ऐसे था, ये माइनस क्यू प्लस क्यू, ये माइनस Q1 प्लस Q1, और तब जो आंसर हमको फोर्स का आया था वो आया था -1/4πε0 6P1P2 डिवाइडेड बाई R3 R⁴। अब देखिए जो बच्चा स्मार्ट है उसका आंसर डायरेक्ट बोल देगा, उसका भी आंसर डायरेक्ट बोल देगा, क्योंकि वो जानता है कि ये बाइसेक्टर पोजीशन है। अगर हम इस डायपोल के कारण यहाँ पर फील्ड निकालेंगे तो इसका बाइसेक्टर पोजीशन कहलाएगा, और अगर इंडोर पोजीशन में हमारा फील्ड का मान 2P/R3 होता है तो यहाँ पर P/R3 होता है, इसका मतलब 2 वहां से हट जाएगा, और यदि 2 हट जाएगा तो फोर्स का फॉर्मूला यहाँ हो जाएगा μ0/4π 3P1P2 डिवाइडेड बाई R⁴। वहां तो क्या नेगेटिव में आया था, अट्रैक्शन शो कर रहा था, यहाँ पॉजिटिव में रहेंगे रिपल्सन शो करेंगे। ठीक इसका भी आंसर हो जाएगा F इक्वल टू, सॉरी यहाँ 1/4πε0, यहाँ पर हो जाएगा μ0/4π, इधर हो जाएगा हमारा 3M1M2 डिवाइडेड बाई R⁴। ध्यान रहे यहाँ पर होंगे इलेक्ट्रोस्टैट करेगा तो 1/4πε0, यहाँ रहेंगे μ0/4π। थोड़ा हम डायरेक्ट बोल दे रहे हैं आंसर, तो ये 4 क्वेश्चन और उसमें ऐड कर दीजिएगा, जिससे कि क्या होगा ना कि आपका नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगे और ये सब का सोल्यूशन अपने कर सकते हैं। उतना इस वीडियो में हिंट दे दिया गया है। ये था प्रॉब्लम नंबर हमारा 11 और 12।
आइए 13 और 14 में चलें कि 13 और 14 इसी टाइप का प्रॉब्लम हम सुनते रहे पेयर वाला। तो प्रॉब्लम नंबर आइए 13। इसमें देखिए क्या है कि एक बॉडी है जिसका मास m1 है, दूसरा बॉडी है जिसका मास m2 है, और m1 मान लिया 20 kg है, m2 जो है हमारा 10 kg है, और ये जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, और ये जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड। अब सेटर कहता है कि इफ द collision is perfectly inelastic, then find ए पार्ट में, दो पार्ट में क्वेश्चन पूछा है। तो ए पार्ट में है कि फाइंड कॉमन वेलोसिटी, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि परफेक्टली जब इलास्टिक रहेगा तो बॉडी स्टिक टुगेदर होंगे। और दूसरा पूछा है कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। देखिए ये क्वेश्चन हमने लिया है जो कि कोलिजन चैप्टर से है, और तुरंत 13 नंबर के बाद 14 नंबर जोड़िए एकदम सिमिलर प्रॉब्लम करने के ख्याल से। तो 14 नंबर प्रॉब्लम में आइए, सेटर यहाँ बोलता है कि एक कैपेसिटर है C1, एक दूसरा कैपेसिटर है जो कि C2, और C1 इक्वल टू मान लिया 10 माइक्रोफैराड है, हमारा C2 इक्वल टू मान लिया 5 माइक्रोफैराड है। ये चार्ज है अप टू पोटेंशियल V1 इक्वल टू 20 वोल्ट, ये हमारा चार्ज है V2 इक्वल टू 10 वोल्ट। दोनों अलग अलग कैपेसिटर है, दोनों इंडिविजुअल चार्जिंग पर है। अब दोनों को वायर से कनेक्ट करेंगे। तो सेटर बोलता है कि इफ बोथ कैपेसिटर आर कनेक्टेड with a wire or touched to each other, with a wire or touched to each other, then find, यहाँ भी दो प्रॉब्लम। पहला प्रॉब्लम कॉमन पोटेंशियल, फर्स्ट में है कॉमन पोटेंशियल, और सेकंड में है लॉस इन एनर्जी। देखिए मेरा मुद्दा यही है कि सिमिलर फार्मूले, सिमिलर प्रॉब्लम, सेम आंसर, और ये हमने बोला है कि 40 से 50 प्रॉब्लम होंगे, लेकिन लग नहीं रहा है कि एक पार्ट में पूरा हो पाएंगे। तो बच्चों क्या है ना कि हम 2 वॉल्यूम में इसको लाएंगे। ये हमारा क्या है ना कि सिमिलर प्रॉब्लम्स, सिमिलर आंसर्स और सिमिलर फार्मूले पर बेस ये पार्ट 1 होगा, फिर पार्ट 2 इसका कल ही रिलीज हो जाएंगे। तो आइए इसको पहले हम देखें कि 13 नंबर का अगर सोल्यूशन करना हो तो 13 नंबर का सोल्यूशन अगर करेंगे तो ए में हमारा फार्मूला क्या होगा, यहाँ फार्मूला हो जाएगा हमारा m1v1 प्लस m2v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो इस फार्मूला पर आप इसको बैठा दीजिएगा, कॉमन पोटेंशियल निकल जाएगा। और बी नंबर में लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, इसका फार्मूला हो जाएगा हाफ m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इनटू हो जाएगा v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर। देखिए ये दोनों फार्मूला लगाएंगे, पहला का बन जाएगा। 14 नंबर का सोल्यूशन में क्या करना होगा, फार्मूला ही हम लिख देते हैं, बाकी डाटा आप बैठा लेंगे। 14 नंबर प्रॉब्लम में ए का हो जाएगा कॉमन पोटेंशियल जो कि C1v1 जोड़ C2v2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, और लॉस इन एनर्जी जो होंगे, लॉस इन एनर्जी ये हमारा हो जाएगा हाफ C1 C2, एकदम सिमिलर फॉर्मूला, C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। देखिए हमने इस प्रॉब्लम में सेम नेचर ऑफ द प्रॉब्लम भी है, सेम नेचर ऑफ द फार्मूले भी हैं। तो अगर हम कोलिजन जिसमें पढ़ रहे होते हैं उसी समय कैपेसिटर का प्रॉब्लम अगर बना लेते, और हमारा तो मुद्दा ही रहा, हर वीडियो में मैंने यही दिखाने का कोशिश किया है कि इंटरमिक्स पढ़ाई इज नेसेसरी। हर हालत में इंटरमिक्सिंग कीजिए और तभी जाकर आप कंपटीशन में कंप्लीट करेंगे। चलिए एक से जोड़ लेते हैं कि 15 और 16 नंबर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, रोल नंबर 15, एक हमारा कार्ट है,
या कार कहिए, इसमें एक डॉल ऐसे है, अभी रेस्ट पोजीशन में है। अगर इसको हम ए से चला देते हैं एक्लेशन ए से, तो सेटर पूछा है कि फाइंड द डिफ्लेक्शन इन द बॉब। दूसरा प्रॉब्लम एक 16 नंबर लेते हैं, जिसमें क्या है कि एक कंटेनर है, इस कंटेनर में पानी ऐसे भरा हुआ है और अभी ये रेस्ट पोजीशन में है। और अगर इसको ए से चला देते हैं तो वाटर हमारा क्या होगा कि एक सीडो फोर्स इस पर लगेंगे और सीडो फोर्स के कारण इसका पोजीशन ऐसे हो जाएगा। अब ये अगर हाइट एच है, बेस इसका जो इतना है वो एल है, तो हमसे पूछा है, और डिफ्लेक्शन हमारा लिक्विड का थीटा है, तो हमसे पूछा है कि एच का मान कितना होगा। देखिए दोनों प्रॉब्लम को बनाने के लिए फार्मूला सेम होंगे, फार्मूला सेम होंगे, इसलिए मैंने सिमिलर प्रॉब्लम में इसको डाला है कि बच्चा अगर पहला बना लेता है तो दूसरा भी ऑलरेडी बन जाएंगे। और पहला को बनाने के लिए, दूसरा को बनाने के लिए सबसे कॉमन फार्मूला जो है वो हमारा tan थीटा बराबर a बटा जी है। इसको तो टेक्निकली ऑलवेज याद रखना चाहिए। अब tan थीटा और a बटा जी से यहाँ से थीटा डायरेक्ट निकल जाएगा, यानी अगर सोल्यूशन हम 15 नंबर का करना चाहें तो ठीक है कि थोड़ा मेथड लगाएंगे कि ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये थीटा हो जाएंगे, इधर टेंशन टी हो जाएगा, इधर एम जी हो जाएगा, इसका दो कंपोनेंट होंगे तो थीटा इधर आएंगे, टी कॉस थीटा इधर हो जाएगा, तो टी साइन थीटा इधर हो जाएगा, और एक जीरो फोर्स इस पर एम ए इधर लगेंगे। तो यहाँ से क्या होगा कि टी साइन थीटा इक्वल टू एम ए हो जाएंगे, फिर टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी हो जाएगा, और दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमको tan थीटा और a बटा जी आ जाएगा, जो कि 15 नंबर का डायरेक्ट सॉल्यूशन था। अब इसी कंसेप्ट को 16 नंबर में अगर लगा देते हैं तो सॉल्यूशन नंबर 16 अगर करेंगे, 16 नंबर का अगर सॉल्यूशन लेते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा कि हम लगाएंगे tan थीटा इक्वल टू a बटा जी, और यहाँ से tan थीटा का h बटा एल कर देंगे, तो यहाँ से h बटा एल और यहाँ से h निकाल लेंगे। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 15 और 16। चलिए 17 और 18 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 और 18, प्रॉब्लम नंबर 17। कुछ देखिए, हर जगह हम बहुत सारा बार बार बोल रहे हैं कि 40 से 50 प्रॉब्लम है, दो पार्ट में आएंगे। वीडियो चूंकि एक पार्ट में बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको दो पार्ट में करेंगे। लेकिन 17-18 हम लेते हैं, और छोटा प्रॉब्लम बड़ा प्रॉब्लम सबको मिक्स करते रहना है। कि जैसे लेट वेक्टर ए इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के, और सेटर ने पूछा कि फाइंड इट्स यूनिट वेक्टर, फाइंड इट्स यूनिट वेक्टर, एकदम आसान क्वेश्चन पूछा। और 18 नंबर में आइए, 18 नंबर में क्वेश्चन डाला कि लेट वेक्टर ए इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के, और पूछा फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइन, फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइन, ये क्वेश्चन था। दोनों क्वेश्चन को सिमिलर में हमने क्यों लिया है, क्योंकि वार्निंग देने के लिए भी कि कभी कभी हम लोग जो है ना मैथ को ज्यादा वैलिड कर देते हैं, विशेषकर तो फिजिक्स, जबकि आप जानते हैं कि फिजिक्स इज नथिंग बट रियल सिग्निफिकेंस ऑफ मैथमेटिक्स। तो हम इसको ध्यान में रखें। तो 17 नंबर अगर बनाना हो तो एकदम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे कि ए टू द कैप बराबर होता है वेक्टर ए इटसेल्फ डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ दैट वेक्टर। तो यहाँ से हो जाएगा आई प्लस जे प्लस के डिवाइडेड बाई √3, दैट इज द आंसर। लेकिन 18 नंबर में क्या होंगे कि हम डायरेक्शन कोसाइन जब निकालने जाएंगे तो डायरेक्शन कोसाइन फार्मूला वही होंगे, वेक्टर इट सेल्फ डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ दैट वेक्टर। आगे भी वही प्रोसेस होंगे कि आई प्लस जे प्लस के डिवाइडेड बाई √3। लेकिन ये यूनिट वेक्टर और डायरेक्शन कोसाइन में अंतर क्या है, इसको आप अलग अलग कंपोनेंट में दिखा दीजिए तो डायरेक्शन कोसाइन है, अगर इसी जगह छोड़ देंगे तो यूनिट वेक्टर हो जाएगा। तो हो जाएगा 1/√3 आई प्लस 1/√3 जे प्लस हो जाएगा 1/√3 के। अगर ऐसे कर देते हैं तो डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा, और अगर उतने छोड़ देते हैं तो यूनिट वेक्टर। तो आज के वीडियो का लास्ट दो प्रॉब्लम लेते हैं 19 और 20, बाकी जो बच गया है उसमें हम अगला पार्ट में लाएंगे। तो प्रॉब्लम नंबर 19 देखिए।
मेरा प्रॉब्लम नंबर 19, इसको हम एक सिंगल प्रॉब्लम में लेकर आ रहे हैं। एक सिंगल प्रॉब्लम 19 है और क्वेश्चन एकदम आसान दिया गया था कि 1 मोल ऑफ हीलियम इज मिक्स्ड विथ 2 मोल ऑफ O2। The temperature of helium is 27 degrees centigrade, while the temperature of O2 is 127 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब कहने का ये था कि 1 मोल ऑफ हीलियम जो कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, वो 2 मोल ऑफ O2 जो कि हमारा 127 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, दोनों को मिक्स कर दिया गया है और हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ साउंड, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन द मिक्सचर। देखिए एक सिंगल क्वेश्चन लेकर आए हैं, इसमें पेयर नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें हैं। तो फाइंड द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन द मिक्सचर हमसे पूछा गया। अब जब सॉल्यूशन देने जाएंगे तब हमको समझ में आएगा कि इस प्रॉब्लम को मैंने क्यों डाला था। हम वेलोसिटी ऑफ साउंड का फॉर्मूला लगाएंगे मिक्सचर के लिए, इस मिक्सचर में तो हमको यहाँ से हो जाएगा अंडर रूट गामा मिक्सचर आर टी मिक्सचर और डिवाइडेड बाई हो जाएगा मोलिकुलर वेट ऑफ द मिक्सचर। देखिए फार्मूला होता था अंडर रूट गामा आर टी बटा एम और उसी में हमने मिक्सचर को लिया था, तो सब चीज मिक्सचर में करेंगे। अब यहाँ हम आपको सिखाना चाहते हैं सिमिलर फार्मूले। देखिए यहाँ पर सीखना है सिमिलर फार्मूले, क्योंकि अभी तक आप लोग को लग रहा होगा कि सिमिलर प्रॉब्लम तो बता रहे हैं लेकिन सिमिलर फार्मूले अभी तक नहीं आया है। तो सिमिलर फार्मूले हम लाएंगे और 5 सेकंड में तो पूरा क्लियर कर देंगे 50 प्रॉब्लम और प्लस क्या है ना सिमिलर फार्मूले। लेकिन यहाँ पर जब आए तो यहाँ पर देखिए कि क्या करना है कि अगर टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर निकालना हो तो इसका फार्मूला होता है N1P1 प्लस N2T2 और डिवाइडेड बाई होता है N1 प्लस N2। अगर आपको मोलिकुलर वेट ऑफ द मिक्सचर निकालना है तो होता है N1M1 प्लस N2M2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। देखते जाइए कि कैसे हमारा सिमिलर फार्मूला होता है। तीसरा माइए कि अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द मिक्सचर निकालना है तो हो जाएगा N1F1 प्लस N2F2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। चौथा माइए कि अगर आपको सीवी मिक्सचर निकालना है यानी मोलर हेड कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इसका मिक्सचर में निकालना है तो इसका फार्मूला हो जाएगा N1CV1 प्लस हो जाएगा N2CV2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। अब देखिए 4 फार्मूला जो एकदम सिमिलर टाइप का है, ऐसा ही फार्मूला कम से कम 20 फार्मूला 21 फार्मूला ऐसा है जो इसी फॉर्म में है। सबका कलेक्शन हम अगले पार्ट का जो वीडियो है उसमें हम दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पर अब बनाने के लिए क्या है कि थोड़ा सा हमको देखिए टेम्परेचर मिक्सचर निकालना है तो इस फार्मूला को लगा देंगे, सारा डाटा वहाँ दिया हुआ है। अगर मोलिकुलर वेट ऑफ द मिक्सचर निकालना है तो इस फार्मूला को लगा देंगे, सारा डाटा दिया हुआ है। लेकिन गामा मिक्सचर का कहीं कुछ नहीं है और आपको कंफ्यूजन से बचना भी चाहिए। अगर आपको कोई पूछ देता है 5वां नंबर में कि सीपी मिक्सचर कितना होगा तो बच्चों थोड़ा उसी टाइप का फार्मूला नहीं लगा देना है कि N1CP1। यहाँ पर क्या करना है कि सीवी मिक्सचर प्लस आर करना है। उसी प्रकार गामा मिक्सचर अगर आपको पूछ दिया कि कितना होगा तो इसमें भी थोड़ा अलर्ट रहना है कि N1 गामा 1 जोड़े N2 गामा 2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 नहीं करना है। यहाँ पर क्या करना है 1 प्लस 2 बटा करना है F मिक्सचर। तो इस प्रकार से ना सिमिलर फार्मूले सिमिलर प्रॉब्लम रहेंगे। क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है इसलिए आज हम कट करते हैं इतना और उम्मीद करें कि इस वीडियो को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। और बच्चों कल हम लेकर आ रहे हैं इसी का पार्ट 2। थैंक यू।